लोग, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपके बायोलॉजी टीचर रिया मैम और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारी बैक बेंचर सीरीज 2.0 के बायोलॉजी का पहला लेक्चर। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री का लेक्चर आ चुका है, आपने शायद से देख भी लिया होगा, अगर नहीं देखा है तो जाके जरूर देखो। और इस सीरीज में हम लोग हर चैप्टर को आराम से वन शॉट पे पढ़ेंगे और उसको एकदम माइन्यूट से लेकर एकदम हाई लेवल तक पढ़ेंगे और जानेंगे कि भाई इन चैप्टर से आता कैसे है ना, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे उनको सॉल्व करना है, ये सारी चीजें हम लोग इस सीरीज में जानेंगे। तो भाई पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा वेटेज रखता है ना। तो पहले चैप्टर का नाम है हमारा सेल साइकिल, सेल डिवीजन एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम। अगर हम लोग इसकी बात करें तो भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम लोग जानते हैं कि हम लोगों ने 9th क्लास में भी पढ़ा था, ऑल लिविंग बीइंग्स आर इज मेड अप ऑफ सेल। तो भाई सेल कैसे डिवाइड करता है, क्यों डिवाइड करता है, सेल साइकिल क्या होती है, और हमारा जो क्रोमोसोम है जो हम लोगों ने पढ़ा था 9th क्लास में कि ये लिंक है बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग, लाइक ये जीन को कैरी करता है पेरेंट्स से लेकर ऑफस्प्रिंग, तो वो कैसे कैरी करता है, कैसे ट्रांसफर करता है, ये सारी चीजें हम लोगों को आज इस लेक्चर में पढ़नी है। और हमारे प्यारे क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, वो किससे बना हुआ है, ये सारी चीजें पढ़नी है। तो पहले थोड़ा सा हम लोग प्रीकैप ले लेते हैं कि भाई 9th क्लास का पहला चैप्टर दैट इज सेल। अगर हम लोग सेल की बात करें तो हमारा जो सेल था कि ऐसे था, है ना, उसके अंदर ये है सेल मेम्ब्रेन, दिस इज सेल मेम्ब्रेन, है ना। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल के अंदर होगा इसका मैनेजर जो इसकी सारी एक्टिविटीज को मैनेज कर रहा होगा, दैट इज न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस में ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो अब भाई इस न्यूक्लियस के अंदर ही हम लोग जानते हैं कि क्या होते हैं, हमारे डीएनए होते हैं, आरएनए होते हैं। डीएनए एकदम कंडेंस फॉर्म में बनाते हैं क्रोमोसोम, तो डीएनए कंडेंस फॉर्म में बनाएंगे क्रोमोसोम। तो इसी के अंदर होता है क्रोमोसोम, जिसको हम लोग बोलते हैं लिंक बिटवीन पेरेंट और ऑफस्प्रिंग, है ना। तो यही क्रोमोसोम है क्या, लिंक बिटवीन पेरेंट एंड ऑफस्प्रिंग। अच्छा, ये क्रोमोसोम तभी विजिबल होते हैं जब ये डिवाइड होते हैं। अगर ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स है, अगर ये नॉन डिवाइडिंग सेल्स है तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मिलेंगे, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में मिलेंगे, ठीक है, ठीक, थ्रेड फॉर्म में मिलेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रोमैटिन फाइबर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमैटिन फाइबर। ऐसे वो नहीं मिलेंगे कंडेंस फॉर्म में, ये कंडेंस होके बनेंगे। ये क्या बने, कंडेंस फॉर्म में। ये डिवाइडिंग सेल की बात कर रहे हैं हम लोग, ये किसकी बात कर रहे हैं, डिवाइडिंग सेल की। और ये हम लोग बात कर रहे हैं नॉन डिवाइडिंग सेल की, जब हमारा सेल डिवाइड नहीं कर रहा होगा। अच्छा, तो भाई हम लोग बात करें कि सेल को डिवाइड करने की जरूरत क्या है। भाई पहली चीज हम लोग जानते हैं कि अगर हमें स्पीशीज को कंटिन्यू करना है तो रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो भैया रिप्रोडक्टिव सेल्स कहाँ से बन रहे हैं, डिवीजन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल्स, है ना। तो सेल डिवाइड करेंगे, रिप्रोडक्टिव सेल्स बनाएंगे। अब हमें चोट लग गई, चोट वाले मतलब जहां पे इंजर्ड पार्ट है वहां पे नए सेल्स आने, वो कैसे आएंगे, वो भी डिवाइड करके आएंगे। हमारी ग्रोथ के लिए जो भी सेल आएंगे वो कहां से आएंगे, डिवाइड करके ही आएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि डिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम बात करें तो दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म है। एक है हमारा यूनिसेलुलर और एक है हमारा मल्टीसेलुलर, है ना। अगर हम लोग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, सिंगल सेल है ना। और मल्टीसेलुलर की बात करें तो क्या है, मल्टीसेलुलर हमारा मोर देन वन सेल है, मोर देन वन सेल। तो भाई दो टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल प्रेजेंट होगा और मल्टीसेलुलर मतलब बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होंगे, है ना। तो अगर हम लोग बात करें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की, लाइक अमीबा, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, अमीबा। लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द पेन। हाँ, तो अमीबा की बात करते हैं, कुछ इरेगुलर सी शेप होती है, ठीक। अब ये अमीबा क्या करेगा, दो डॉटर अमीबाज में डिवाइड हो जाएगा, ये दो डॉटर अमीबाज में डिवाइड हो जाएगा। तो क्या हम ये कह सकते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और अपना सेल डिवीजन एक ही बार में कर रहा है। ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, अपना सेल डिवीजन एक ही बार में कर रहा है, क्योंकि उसके पास एक ही सेल था, उसने ग्रो करा, उसने रिप्रोड्यूस करा और वही उसकी क्या हो गई, सेल डिवीजन भी हो गई। तो ये हो गया कि हमारा जो
सेल डिवीजन है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशी। अगर हमको वो जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलाना है तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, हम लोगों को नहीं मतलब हमारे सेल को डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, तो ये तो बात हो गई इंट्रोडक्शन की। और हम लोगों को सबसे मेन चीज जो याद रखनी है वो ये चीज है भाई, ये चीज याद रखनी है कि सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है और वो क्रोमोसोम सारा काम करेंगे और कैसे हमारा सेल डिवाइड होगा ये हम लोगों को जानना है। तो पहली चीज भैया कि सेल इसलिए डिवाइड हो रहा है, सेल डिवीजन हर केसेस में हो रहा है, सेलुलर लेवल पे हो रहा है, ऑर्गेनिज्म लेवल पे हो रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पे हो रहा है, हर लेवल पे सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो सेल डिवीजन ऐसा मेथड है जिससे हम लोग जनरेशन आफ्टर जनरेशन मतलब कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशी कर सके, जिससे हम लोग कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशी कर सके। ठीक, फिर दूसरी चीज कि भैया जो सेल डिवीजन है वो कैसे राइज होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल से। आप देखो, अब हम लोगों को क्लास 9th का हम लोगों को याद करने हैं सेल थ्योरी के पोस्टुलेट्स। अगर याद करें तो सेल थ्योरी वाज गिवन बाय हमारा स्लाइडेन एंड श्वान, है ना। तो उन्होंने दो पोस्टुलेट्स बोले थे कि पहला पोस्टुलेट इज, लेट मी राइट इट डाउन हियर। तो फर्स्ट पोस्टुलेट इज all living organism is made up of cell। तो बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे मिलके बने हैं, वो सेल से मिलके बने हैं। ठीक है, ये तो पहले स्लाइडेन एंड श्वान ने बोल दिया। दूसरा पॉइंट इज सेल इज द structural and functional unit of life, and functional unit of life. Cell is the structural and functional unit of life. और भाई थर्ड पोस्टुलेट्स आए थे हमारे रुडोल्फ बिरशॉ लेके। थर्ड पोस्टुलेट क्या था, उन्होंने बोला था हमने सेलुलर ई सेलुलर, मतलब all new cells arises from pre-existing cells. All new cells arises from pre-existing cells. Pre-existing is existing cell. तो हर नया सेल एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलके बनेगा। ये तीन थे हमारे पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी। और ये वाला पोस्टुलेट हमारा किसने दिया था, रुडोल्फ बिरशॉ ने। ठीक, तो भाई जब भी एक नया सेल बनेगा तो वो कैसे बनेगा, एक पुराने सेल से बनेगा, ये हम लोग भी जानते हैं, है ना। अमीबा से दो डॉटर अमीबा बन रहे हैं, वो कैसे बन रहे हैं, एक सेल से दो सेल पुराने सेल से बन रहे हैं, है ना। तो भैया अब सेल डिवाइड क्यों कर रहा है, हमने बताया था ग्रोथ के लिए, हमारा कोई वॉर्न आउट टिश्यू उसके रिपेयरमेंट के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए, और हमारा रिप्रोडक्शन के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देन आगे चलते हैं थोड़ा। तो अगर हम लोग बात करें कि हम लोगों ने ये जाना है कि हमें कुछ कैरेक्टर्स मम्मी से मिलेंगे, कुछ पापा से मिलेंगे, है ना। जैसे आई कलर हमें शायद से पापा से मिला है, और आपके केसेस में अलग हो सकते हैं। और जो हेयर कलर है या हेयर का स्टाइल है, वेवी, कर्ली, ये लड़कियां बहुत रिलेट कर लेंगी, वेवी, कर्ली और लाइक स्ट्रेट, ये हमें किसी और से मिला है, लाइक मम्मी या पापा में से किसी से भी। फॉर मी, ये मुझे मम्मी से मिला है ना। तो ये वाली चीजें, कैरेक्टर्स जो है, ये कौन ला रहा है, ये ला रहा है हमारा प्यारा क्रोमोसोम। ये स्ट्रक्चर बना हुआ है हमारा प्यारा, कौन ला रहा है, क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम पे क्या होता है, क्रोमोसोम इज अ लार्ज सेगमेंट ऑफ डीएनए coiled together to form a chromosome। तो भैया एक लार्ज सेगमेंट है डीएनए का, बहुत लंबा है, मतलब लाइक 2.1 मीटर इतना लंबा है, और वो सुपर कॉइल्ड हो गया है, और कंडेंस फॉर्म में उसने क्या बना दिया, क्रोमोसोम बना दिया। अब ये जो क्रोमोसोम है, इसके कुछ पार्ट्स में होते हैं जीन, इनके कुछ पार्ट्स में होंगे जीन। अब वो जीन एक
टाइप का प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, एक टाइप का प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे और उसकी वजह से हमें कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं, है ना। हम लोग को जेनेटिक्स में इसको पूरे डिटेल से पढ़ना है कि भैया कि कैसे कैरेक्टर्स हम लोग को देखने को मिलेंगे। जो हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, उन्होंने सारी चीजें पढ़ी, पर उन्होंने पी प्लांट्स में पढ़ी, है ना। तो उन्होंने पढ़ी, बताई और कैसे करी, वो सारे उनके एक्सपेरिमेंट्स हम लोगों को पढ़ने नेक्स्ट चैप्टर में। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, नोट्स बनाते चलो, अपने नोट्स सबसे बेस्ट होते हैं पढ़ने के लिए, तो कॉपी पेन लेके बैठना और आराम से नोट्स बनाते चलना, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें जीन की, तो मैंने कहा सपोज ये दिस इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक। अब शायद डीएनए तुम लोग को लग रहा होगा, दिस इज द सेगमेंट ऑफ डीएनए। इस डीएनए के सेगमेंट में मैंने बोला यहाँ पे, सपोज यहाँ पे जीन था किसी का, यहाँ पे चलो हाइट का जीन है, हाइट का जीन है, हाइट, है ना। तो ये जीन एक टाइप का प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और वो प्रोटीन हम लोगों में दिखेगा और हम लोगों के फैक्टर्स को कंट्रोल करेगा, हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करेगा। तो भैया क्रोमोसोम इज द लिंक बिटवीन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग एंड इट ट्रांसफर्स द कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो भाई ये लाइन इसमें यही लिखी है कि कैरेक्टर जो ट्रांसफर होंगे पेरेंट्स से डॉटर सेल्स में, वो किसके फॉर्म में होंगे, जीन के फॉर्म में होंगे। और जो जीन को कैरी कर रहा है वो हमारा क्या है, क्रोमोसोम है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। चलो फिर ये जो क्रोमोसोम है ये कहाँ प्रेजेंट है, बना के दिखाया था यार, अभी पूरा स्ट्रक्चर बना के दिखाया है, अगर याद नहीं है तो दोबारा बनाते हैं। ये हमारा सेल, ये हमारा प्यारा सा मोटा तगड़ा तो सेल, देन दिस इज अ न्यूक्लियस, दिस इज अ न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में या अगर डिवाइडिंग सेल है तो कंडेंस फॉर्म में पड़ा होगा, अगर नॉन डिवाइडिंग है तो हमारा थ्रेड फॉर्म में पड़ा होगा। तो ये डिवाइडिंग, मान लेते हैं ये डिवाइडिंग सेल है, डिवाइड होने वाला है तो कंडेंस फॉर्म में पड़ा है, ठीक है। तो ये है क्रोमोसोम। अब अगर हम लोग बात करें क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है, डीएनए लिख दिया है भाई, बता दिया है कि क्रोमोसोम क्या कंटेन करता है, डीएनए। डीएनए का पूरा स्ट्रैंड सुपर कॉइल्ड होकर क्रोमोसोम बना रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर अगर हम लोग बात करें इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखना कि एक सेल है और एक सेल से दो सेल बन रहे, एक सेल है और एक सेल से दो सेल बन रहे हैं, है ना। तो एक सेल से दो सेल, भाई ये यूनिसेलुलर के केस में क्या हो जाएगा, यही रिप्रोडक्शन है, यही ग्रोथ है, यही रिप्रोडक्शन है और यही ग्रोथ है। तो भाई जब भी सेल डिवीजन होगा, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर, दो या दो से ज्यादा डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगी, दो या दो से ज्यादा डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगी, है ना। तो हम लोगों ने क्लास 7th में शायद से पढ़ा है बाइनरी फिजन, मल्टी फिजन, है ना। तो मल्टीपल फिजन में क्या होगा, बाइनरी फिजन में क्या होगा, बाइनरी मतलब 2, तो फिजन मतलब टूटना। तो एक जब हमारा सेल दो डॉटर सेल्स में टूट जाता है तो उसको बाइनरी फिजन बोलते हैं। देन मल्टीपल फिजन, मल्टीपल मतलब जानते ही हैं मोर देन 2। तो जब एक सेल हमारा मोर देन 2 सेल्स में टूट जाएगा तो उसको हम लोग मल्टीपल फिजन कहेंगे। ये हम लोगों ने क्लास 7 में पढ़ा है, आराम से हम लोग को याद होगा पक्का, है ना। तो ये तो याद रखने वाली चीज है यार, याद होगी पक्का, मुझे यकीन है। तो अब अगर हम लोग बात करें कि एक सेल दो डॉटर सेल्स में टूटता है या दो से ज्यादा डॉटर सेल्स में टूटता है, उसी को हम लोग सेल डिवीजन कह रहे हैं, ठीक है। तो भाई क्वेश्चन इज व्हाई इट इज डॉटर सेल। हमेशा हम लोग डॉटर सेल क्यों कहते हैं, सन सेल क्यों नहीं कहते भाई, क्योंकि सन सिल्क नहीं, इट्स सन सेल, ठीक है। सन सेल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि हम लोग एज अ ह्यूमन सोचते हैं कि जो भी बर्थ गिवन है, जो भी बर्थ देने वाला है वो फीमेल है ना, इसलिए उनको डॉटर बोलते हैं। क्योंकि अब उन डॉटर सेल से वापस वो ग्रो होंगे और वापस टूटेंगे, तो वो क्या करेंगे, मतलब डिवाइड हो रहे हैं, बर्थ दे रहे हैं, तो इसलिए उनको डॉटर सेल्स बोला गया। चल अब ये जो सेल्स बने हैं वो एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे। अरे ट्विंस यार, आइडेंटिकल ट्विंस एकदम एक दूसरे से आइडेंटिकल होते हैं। देन पेरेंट्स से भी आइडेंटिकल होंगे, पर आइडेंटिकल ट्विंस हमेशा पेरेंट्स आइडेंटिकल नहीं होते, है ना, ठीक। तो जो सेल बनेगा वो एक दूसरे से आइडेंटिकल होगा, जो डॉटर सेल्स बन रहे हैं वो एक दूसरे से आइडेंटिकल होंगे और वो पेरेंट से भी आइडेंटिकल होंगे। हम लोग देख सकते हैं, देखो एक डॉटर सेल से दो डॉटर सेल्स बने, ये एक दूसरे से भी आइडेंटिकल है और पेरेंट से भी आइडेंटिकल है ना। तो ये हो गया। अब भाई क्यों सेल डिवाइड कर रहा है, क्यों भाई क्यों सेल डिवाइड कर रहा है, तो मेन 4 बात है
पहली चीज ग्रोथ, किसके लिए? ग्रोथ के लिए, है ना। तो अगर हम लोग बात करें, हम लोगों ने बोला है ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ग्रोथ इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक, ये हम लोगों ने बोला है। क्या हर ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है? करता है, ठीक है। क्या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है? करता है। अब देख, हमारी क्लास 11th की एनसीईआरटी में पहला चैप्टर है दैट इज द लिविंग वर्ल्ड, उसमें लिखा हुआ है देयर आर टू फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, वन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अनदर इज डिफाइनिंग फीचर। वन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर और अनदर इज डिफाइनिंग फीचर। तो भाई दो फीचर हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के। अब कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो फीचर हैं जो कोई जिसमें एक्सेप्शंस हो सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर वो फीचर है जिसमें एक्सेप्शन हो सकते हैं, और डिफाइनिंग फीचर वो हैं जिनमें एक्सेप्शन नहीं मिलेंगे। डिफाइनिंग फीचर में एक्सेप्शंस नहीं मिलेंगे। तो ग्रोथ इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसमें एक्सेप्शन है। चलो बताते हैं कैसे। अब मैंने कहा कि जो हमारा माउंटेन है उसमें स्नो गिरी, उसकी हाइट इंक्रीज हो गई, हम लोग कहते हैं स्नो ग्रो हुई, है ना। तो जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें ग्रोथ कैसे हो रही है? एक्यूमुलेशन से। उसमें ग्रोथ कैसे हो रही है? एक्यूमुलेशन से। इसीलिए वो क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, क्योंकि उसमें एक्सेप्शन देखने को मिल जाएंगे। अब ये हो गया ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, एंड लास्ट इज रिप्रोडक्शन। अब सुनना मेरी बात। तो हमारा सेल किस किस लिए डिवाइड हो रहा है? ग्रोथ के लिए, रिपेयरमेंट के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, रिप्रोडक्शन, है ना। अब अगर हम लोग बात करें रिप्रोडक्शन की, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है क्योंकि इसमें भी एक्सेप्शंस है। अब बात कर लेते हैं एक्सेप्शंस क्या है। तो स्टेराइल मेल एंड फीमेल, ऐसे मेल और फीमेल जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, है ना, तो वो किस में आएंगे? हमारे मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, पर लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस अगर नहीं कर रहा है तो रिप्रोडक्शन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर। फिर म्यूल्स हो गए, है ना, म्यूल्स हो गए और हमारे वर्करबीज हो गई। तो ये सारे किसके एग्जांपल हो गए? हमारे मतलब एक्सेप्शंस हो गए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट कैन रिप्रोड्यूस, है ना। तो आगे चलते हैं भाई। तो किस लिए डिवाइड कर रहा है बताया? ग्रोथ, डेवलपमेंट, रिपेयर ऑफ वर्न आउट सेल्स एंड रिप्रोडक्शन। बता दिया कि चार चीजों के लिए होगा, ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट एंड रिप्रोडक्शन, ठीक। अब दूसरा कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करने के लिए, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। देन डीएनए की ओवरलोडिंग के लिए, कि डीएनए तो रेप्लिकेट होगा, उसकी ओवरलोडिंग को प्रिवेंट करने के लिए। अब सेल साइकिल की बात करें तो सेल साइकिल होती क्या है भाई? इस टर्म को समझ लिया तो आधे से ज्यादा चीजें सॉल्व हो जाएंगी। समझो, एक सेल था, ठीक है, ये दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हुआ, एक सेल दो डॉटर सेल्स में डिवाइड हुआ, ठीक। अब इसमें डिवाइड होने के लिए कुछ इवेंट्स होंगे, ऐसा तो नहीं है सेल तुरंत डिवाइड हो गया, है ना, उसमें कुछ इवेंट्स आएंगे, वो इवेंट्स को ही हम लोग बोलते हैं सेल साइकिल। तो इसमें कुछ इवेंट्स आएंगे इनके बीच में, उन इवेंट्स को बोलते हैं सेल साइकिल। तो भाई अगर हमसे बोला गया कि सेल साइकिल क्या होती है, इसकी डेफिनेशन बताओ, तो बहुत ही इजी डेफिनेशन है। क्या? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स दैट अकर्स इन अ सेल इन प्रिपरेशन फॉर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के दौरान जो भी सीक्वेंस आ रहे हैं, इवेंट्स आ रहे हैं, जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स आ रहे हैं, उसको हम लोगों ने क्या बोला है? सेल साइकिल। अब हम लोग जानते हैं कि हर सेल कैपेबल है डिवाइड होने की, हर सेल कैपेबल है डिवाइड होने के, पर हमारी बॉडी में कुछ ऐसे सेल्स हैं जो डिवाइड नहीं होते, जिनको हम लोग बोलते हैं नॉन डिवाइडिंग सेल्स। नॉन डिवाइडिंग सेल्स, तो वो सेल्स हैं जैसे हमारे आई लेंस सेल्स, आई के लेंस के सेल्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे नर्व सेल्स। एक बार बन जाते हैं तो दोबारा नहीं बनते, तो नॉन डिवाइडिंग है ना। तो ऐसे
हर सेल कैपेबल है डिवाइड मतलब डिवीजन के, पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। और जब वो डिवीजन करेंगे तो उनमें कुछ नंबर ऑफ इवेंट्स होंगे, कुछ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होंगे, जिनको हम लोगों ने सेल साइकिल बोला है। ठीक, चलो अब बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जनरेशन टाइम की। अब क्या होता है जनरेशन टाइम? ये एक सेल था, ठीक, इस एक सेल से 2 सेल बने, इस 2 सेल से 4 सेल बने, है ना। तो द ड्यूरेशन बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन, द ड्यूरेशन बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन, ड्यूरेशन बिटवीन 2 सक्सेसिव सेल डिवीजन इज नोन एज जनरेशन टाइम। भाई एक बार सेल डिवाइड हुआ, फिर दोबारा डिवाइड हुआ, तो उसके बीच का टाइम, पहले डिवीजन से लास्ट डिवीजन तक जो टाइम है उसको हम लोगों ने बोला है जनरेशन टाइम। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं हमारे सेल साइकिल की। तो तुम लोग देख रहे होगे कि जो सेल साइकिल है मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हमारी सेल साइकिल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से? फर्स्ट इज इंटरफेस, इंटरफेस, और अनदर वन इज एम फेज। तो एक है इंटरफेस और एक है एम फेज, एक है इंटरफेस और एक है एम फेज। तो भाई अगर हम लोग बात करें 2 फेजेस में डिवाइडेड है, इंटरफेस और एम फेज। और इंटरफेस जो है ये नॉन डिवाइडिंग फेज है, नॉन डिवाइडिंग, और ये डिवाइडिंग है। ये क्या है? एम फेज क्या है? डिवाइडिंग फेज है। अब इंटरफेस को हम लोग प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, प्रिपरेटरी, प्रिपरेटरी फेज, है ना। क्यों कहते हैं? क्योंकि भैया इसमें सेल जो है डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, क्योंकि एक सेल को 2 डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट होना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? उसको सारी चीजें डुप्लीकेट करनी पड़ेंगी, सो दैट दोनों डॉटर सेल्स में इक्वल संपत्ति जाए, है ना। तो संपत्ति इक्वल हो, इसलिए वो क्या करेगा? डुप्लीकेट करेगा, ज्यादा से ज्यादा चीजें, हर चीज को ज्यादा बनाएगा, जिससे कि दोनों में इक्वल अमाउंट्स ऑफ जाए। हम लोग अगर बात करें सेल साइकिल की, दोबारा से एक बार पूरा ब्रीफ ले लेते हैं, फिर एक एक करके सबको पढ़ना है। सेल साइकिल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, इंटरफेस एंड एम फेज, इंटरफेस एंड एम फेज। तो इंटरफेस जो है नॉन प्रिपरेटिव फेज है, नॉन डिवाइडिंग फेज है, सॉरी, नॉन डिवाइडिंग फेज है। और भाई इसमें सेल हमारा क्या कर रहा होता है? अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है, इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर कर रहा होता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। देन जो हमारी एम फेज है, जो हमारी एम फेज है वो डिवाइडिंग फेज है, उसमें अपने आप को सेल डिवाइड कर रहा होगा। जो हमारी एम फेज है वो डिवाइडिंग फेज है, उसमें सेल अपने आप को डिवाइड कर रहा होगा। अब इंटरफेज है जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड, 3 सब फेजेस में डिवाइडेड, 3 सब फेजेस में डिवाइडेड है, G1 S G2, G1 S G2। तो 3 फेजेस हो गए, G1 S G2, G1 S G2। देन जो एम फेज है वो 2 फेजेस में डिवाइडेड है, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस होता है, कैरियो मींस न्यूक्लियस, कैरियो मींस न्यूक्लियस, तो काइनेसिस मींस डिवीजन। तो जब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस हो रहा होगा तो कैरियोकाइनेसिस, और साइटो मींस साइटोप्लाज्म एंड काइनेसिस मींस डिवीजन। तो जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो रहा होगा तो डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, दैट इज साइटोकाइनेसिस। ठीक, अब ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये 4 बहुत प्यारी सी सब फेजेस में डिवाइडेड है, ये 4 बहुत प्यारी सी सब फेजेस में डिवाइडेड है। पी मैट, पी मैट, पी मैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, 4 फेजेस में डिवाइडेड है। चलो अब अगर हम लोग बात करें कि कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस को भी लिख ही लेते हैं हम लोग, तो कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, इसका मतलब हो गया डिवीजन, तो डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। देखो साइटो मतलब होता है सेल, मतलब डिवीजन ऑफ सेल, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो गया तो सेल डिवाइड हो गया। ठीक है, साइटोकाइनेसिस, काइनेसिस, डिवीजन मतलब साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म
काइनेसिस मतलब होता है डिवीजन, और डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। चलो आगे चले। G1 S G2 इंटरफेस के हैं, और M फेज के कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस है। कैरियोकाइनेसिस भी 4 पार्ट में डिवाइडेड, पीमैट, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक, अब अगर हम लोग बात करें तो इंटरफेस क्या है, नॉन डिवाइडिंग है, और एम फेज क्या है, डिवाइडिंग है। ठीक है, चलो अब इंटरफेस की बात करते हैं। प्रिपरेटरी फेज है, प्रिपरेटरी फेज है, इसमें सेल साइकिल का 90 to 95% बताता है टाइम। 90 to 95% ऑफ द 90 to 95% ऑफ द टोटल टाइम सेल किस में बिताएगा, इंटरफेज में। तो लॉन्गेस्ट फेज है, क्या है, लॉन्गेस्ट फेज है, लॉन्गेस्ट फेज। तो ये क्या है, लॉन्गेस्ट फेज है। चलो आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं। प्रिपरेटरी फेज है, इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करेगा जिससे कि वो सेल डिवीजन कर सके। आप सुनो, मदर के साइज का होगा सेम। ये हमारा मदर सेल था, ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हुआ। अब ये जो 2 डॉटर सेल्स हैं, ये अपना साइज उतना करेंगे जितना इनके मदर सेल का था, तब डिवाइड करेंगे, है ना। तो ये कब होगा, ये हमारे प्रिपरेटरी फेज में होता है, इंटरफेज में। ठीक, अब इसमें और क्या होगा, जो हमारा डीएनए है वो डीएनए का सिंथेसिस होगा। अब डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है तो हमारा क्रोमोसोम भी क्या होगा, डुप्लीकेट होगा, है ना। अब जो हमारा मैंने बताया कि 90 to 95% ऑफ द टोटल टाइम, 90 to 95%, सॉरी 95% ऑफ द टोटल टाइम कहां बिताएगा, हमारे इंटरफेज में बिताएगा। ठीक है, चल इंटरफेज को 3 सब फेजेस में डिवाइड किया है, G1 S G2। G1 is ग्रोथ फेज 1, ग्रोथ फेज 1 या फर्स्ट ग्रोथ फेज या गैप फेज 1, 3 नाम है। S फेज इज सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज, एंड G2 फेज इज हमारा ग्रोथ फेज 2, सेकेंड ग्रोथ फेज या गैप फेज 2, गैप फेज 2, है ना। चलो G1 फेज की बात करें तो भैया सुन लो, अब बहुत इंपॉर्टेंट फेजेस आ गई है कि इसमें क्या क्या होगा। अगर हम लोग G1 फेज की बात करें तो पहली चीज इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट ग्रोथ फेज। फर्स्ट ग्रोथ फेज है, इसमें ये जो है कि इंटरफेस की भी लॉन्गेस्ट फेज, ये इंटरफेस की भी लॉन्गेस्ट फेज है। आगे चलते हैं, फिर ये इसमें क्या होगा, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा। अब मेटाबॉलिकली क्या मतलब क्या है, अगर हम लोग मेटाबॉलिज्म का नाम ले, मेटाबॉलिज्म, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं उनको क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। तो all the chemical reactions takes place inside the living organism। अब देखो, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है वो 2 टाइप का होता है। तो भाई लिखते हैं, हमारा प्यारा मेटाबॉलिज्म इज ऑफ 2 टाइप। फर्स्ट एनाबॉलिज्म लिख रहा है, बॉलिज्म है, इट्स एनाबॉलिज्म, एंड सेकेंड इज कैटाबॉलिज्म। एना, सुनो याद रखने का तरीका, ए से एना, ए से एडिशन, ए से एना, ए से एडिशन। ठीक, तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाएंगे।
formation of big molecule from smaller molecules, ठीक। सी से केटा, सी से कट। तो इसमें क्या होगा कि हमारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल बनेंगे बड़े मॉलिक्यूल से। ब्रेकडाउन ऑफ बिग मॉलिक्यूल into big molecule into smaller form, small molecules। तो बिग मॉलिक्यूल किसमें कन्वर्ट होंगे? स्मॉल मॉलिक्यूल्स में, ठीक। चलो, अब इसमें कोई डीएनए के कंटेंट में चेंज नहीं आएगा, डीएनए का कंटेंट चेंज नहीं होगा। डीएनए का कंटेंट हमारा एस फेज में चेंज होता है, यहां नहीं होता। आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस होगा। इसमें क्या होगा? आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ये सारी चीजें बनेंगी। वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म जो है, याद नहीं होगा साइटोप्लाज्म आधे से ज्यादा लोगों को। तो यहाँ पे ये सेल मेम्ब्रेन और हमारे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी? इंक्रीज, क्योंकि तभी इंक्रीज होगी, ये ग्रो होगा साइज में एज मदर सेल, कि जब इसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस और सेल क्या करेगा? अपने साइज में ग्रो करेगा, ठीक, और अपने नॉर्मल फंक्शन करेगा, अगले स्टेज के लिए प्रिपेयर होगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, 8th पॉइंट, ठीक, ये याद रखना। 8th पॉइंट इज कि जो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है और जो हमारा क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट get duplicated due to because भाई थोड़ा सा व्हाट्सएप लैंग्वेज है ना, because they have their own DNA, क्योंकि उनके पास खुद का डीएनए होता है और खुद का राइबोसोम भी होता है। और राइबोसोम हमारा क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है ना। तो खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम है, इसलिए ये इसी डिवीजन में डुप्लीकेट हो जाएंगे। अब आगे चलते हैं। एस फेज सिंथेसिस फेज है ना, और इसमें क्या होगा? जो हमारा डीएनए है वो डबल होगा, उसकी वजह से हमारे क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? डुप्लीकेट हो जाएंगे। डीएनए क्या होगा? डबल होगा, डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस, और हमारा क्या होगा? क्रोमोसोम डबल हो जाएगा, कि अपनी कॉपी बनाना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि डीएनए बढ़ गया है तो क्रोमोसोम भी बढ़ जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें G2 फेज, आगे क्या बात करें? G2 फेज। तो अगर G2 फेज की बात करें तो भैया इसको बोलते हैं गैप फेज 2, ग्रोथ फेज 2 या सेकेंड ग्रोथ फेज, ठीक है। इसमें क्या होगा? डीएनए का सिंथेसिस रुक जाएगा। सिंथेसिस ऑफ डीएनए ओनली टेक्स प्लेस इन कौन सी स्टेज? एस फेज, उसके बाद नहीं होता सिंथेसिस, ठीक है। सिंथेसिस रुक जाएगा डीएनए का, और हमारा जो आरएनए और प्रोटीन है वो सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगा दोबारा से। आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस वापस से स्टार्ट हो जाएगा। और क्या होगा कि सेल अब अपने लिए, अपनी नेक्स्ट स्टेज के लिए, मतलब अब डिवाइड होने के लिए राजी है भैया। अब डिवाइड हो सकता है, क्योंकि वो मदर के सेल जितना बड़ा हो चुका है, और हमारा क्या हुआ है कि उसमें सारा कंटेंट डबल हो चुका है, कि तो दिया हमारे दोनों डॉटर सेल्स को इक्वल मिल जाएगा। चलो जल्दी से प्री कैप ले लेते हैं एक। अगर हम लोग प्री कैप की बात करें तो हमारे पास इंटरफेज में तीन थी, G1 फेज, G2 फेज, S फेज। चलो
G1 की बात करें, ग्रोथ फेज 1 है ना, ग्रोथ फेज 1, इसमें क्या होगा, इसमें जो हमारा सेल है वो क्या होगा, मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव होगा, ठीक है, ठीक है। साइटोप्लाज्म का कंटेंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, इंक्रीजेस, cytoplasm, volume of cytoplasm increases, volume of cytoplasm increases, increases के लिए मैं ये arrows बना दे रही हूं, है ना, increases, then हमारा RNA and protein synthesis, और सबसे मेन चीज क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट get duplicated, get doubled, because they have their own DNA and RNA and proteins, राइबोसोम, ठीक है। ये चार सारी चीजें हो गई G1 फेज में। G2 में क्या हुआ, सॉरी ऐसा आएगा इधर, देन G2 आएगा, S और G2। S में क्या हुआ कि सिंथेसिस फेज है, तो हमारा क्या होगा, DNA कंटेंट डबल्ड, content of DNA gets doubled, then हमारा क्या होगा, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम, डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम। चलो G2 फेज में आते हैं, गैप फेज 2। इसमें क्या होगा, हमारा जो DNA सिंथेसिस है वो स्टॉप हो जाएगा, DNA सिंथेसिस स्टॉप्स, RNA and protein synthesis take place, RNA and protein synthesis takes place। अब ये जो सेल है वो डिवीजन के लिए कैपेबल है, अब ये जो सेल है डिवीजन के लिए कैपेबल है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा एम फेज। अगर एम फेज की बात करें तो हमारे जो सेल हैं वो दो टाइप से डिवाइड हो सकते हैं। हमारे जो सेल हैं वो अलग अलग सेल एक टाइप से डिवाइड हो सकता है, मतलब दो टाइप के डिवीजन होते हैं। एक होता है माइटोटिक या माइटोसिस, एक होता है मियोटिक या मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस में क्या होता है, दोनों अलग अलग सेल्स में होता है, अलग अलग काम करता है। अब सुनो, माइटोसिस जो होगा वो सोमैटिक सेल्स में होगा, सोमैटिक सेल्स, तो इसीलिए इसको बोलते हैं सोमैटिक सेल डिवीजन। इसको क्या बोलते हैं, सोमैटिक सेल डिवीजन। अब सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं, सोमैटिक सेल्स, अगर हम लोग सोमैटिक सेल्स की बात करें, सोमैटिक सेल्स आर द बॉडी सेल्स अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स। ऑल बॉडी सेल्स other than reproductive cells, बॉडी के सारे सेल्स अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स, ठीक है। देन माइटोसिस होता है हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में, हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में। इसमें क्या होगा, हमारा क्या मतलब माइटोसिस में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है इन पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल्स आर सेम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पेरेंट सेल एंड डॉटर सेल्स आर सेम। सपोज मैंने कहा ये था 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे हमारे ह्यूमंस में, इसके जो बनेंगे तो वो क्या बनेंगे 46 और 46, तो ये हो गया माइटोसिस। ये क्या हो गया, माइटोसिस।
इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन मींस कि भैया जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्या है, सेम। वो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या है, सेम, डिफरेंट नहीं हुए। मियोसिस में क्या होता है, एक सेल है, 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, हाफ हो गए 23, फिर एक और बार होगा 23 और 23। तो इसमें क्या होगा, इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। रिड्यूस हो गया इसलिए बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन। उसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन और इसको बोलते हैं रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, चलो अभी आगे और पढ़ेंगे सारे। हम लोगों को इसके वो जानने हैं, क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस, क्योंकि पूछे जाते हैं, बहुत पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स का दे देंगे, लिख देंगे हमारा माइटोसिस मियोसिस, ब्रैकेट में आपके लिख देंगे कि नंबर ऑफ सेल्स या हाउ मेनी स्टेजेस, ये सारी चीजें लिख के दे देंगे और आपको उसमें लिखना होगा। चलो बात करते हैं एम फेज की। एम फेज क्या है भैया, डिवाइडिंग फेज है, हम लोग जानते हैं। और ये जो माइटोसिस है उसमें 2 फेजेस होंगी, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। तो भाई ये चीज पढ़ चुके हैं और लिख लो भाई। वो उसमें आ जाता है डिफरेंस में, ये दोनों डिफरेंस में आ जाता है, डिफरेंस में, है ना, ये दोनों आ जाएंगे डिफरेंस में कि भैया साइटोकाइनेसिस की डेफिनेशन बता दो और कैरियोकाइनेसिस की डेफिनेशन बता दो। तो आ गए तो आप लिख लेना। चलो अब अगर हम लोग टाइप ऑफ सेल डिवीजन की बात करें तो तुम लोग को दिख रहा होगा माइटोसिस, मियोसिस। मैंने बताया, देखो माइटोसिस में क्या होगा, एक सेल 2 सेल में डिवाइड हो रहा है, और मियोसिस में क्या हुआ, एक सेल 4 सेल में डिवाइड हो रहा है ना। तो अगर क्रोमोसोम काउंटिंग करें 46, 23 और 23, तो ये बोल सकते हैं ये एक बार का सेल डिवीजन है, ये 2 बार का सेल डिवीजन, मतलब सेल एक बार डिवाइड करेगा और इसमें सेल 2 बार डिवाइड करेगा, तब फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, ये क्या है, इक्वेशनल डिवीजन है क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम है। और ये क्या है, ये हमारा रिडक्शनल डिवीजन है क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जा रहे हैं डॉटर सेल्स में। फिर इसमें 2 नंबर ऑफ सेल्स बन रहे हैं और इसमें 4 नंबर ऑफ डॉटर सेल्स बन रहे हैं। किसमें होगा, सोमैटिक सेल्स में, बॉडी के हर सेल्स अदर देन रिप्रोडक्टिव सेल्स। और ये किसमें होगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स में। अब भाई क्यों जरूरत है मियोसिस की अगर बात करें तो भैया मियोसिस की इसलिए जरूरत है क्योंकि मियोसिस हमारा क्रोमोसोम नंबर एक स्पेशी में सेम रखता है। क्या कहा, क्रोमोसोम नंबर एक स्पेशी में सेम रखता है। 23 था ओवम में, फिर मियोसिस से बना रिप्रोडक्टिव सेल ओवम, और 23 था स्पर्म में, है ना, स्पर्म। तो ये 23 मिलके क्या बनाने हैं, 46 जाइगोट में। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशी कर रहा है कि स्पीशी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या कर रहा है, सेम रख रहा है। चलो आगे बात कर लेते हैं, पहले एक बार वो लिख लेते हैं, क्या बोलते हैं हमारे डिफरेंसेस, माइटोसिस मियोसिस। माइटोसिस किसमें होगा, हमारे सोमैटिक सेल्स में होगा, सोमैटिक सेल्स। ये किसमें होगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स। ठीक, इसमें क्या होगा, ये इक्वेशनल डिवीजन है, इक्वेशनल डिवीजन। और ये हमारा क्या है, हमारा रिडक्शनल डिवीजन है, रिड्यूस हो जा रहा है, रिडक्शनल डिवीजन। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर सेम, chromosomes are same in daughter cells as compared to parent cell। इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स get halved
have in daughter cells as compared to parent cells, compared to parent cells. ठीक, complete in one division, completed in one division, completed in two division. Completed in two divisions. ठीक, two number of daughter cells are formed. Daughter cells are formed. इसमें क्या होगा? 4 number of daughter cells are formed. 4 number of daughter cells are formed. है ना? तो इसमें 2 नंबर पढ़ना है, इसमें 4 बन गए, 2 3 4 5 डिफरेंस है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, माइटोसिस पढ़ लेते हैं। माइटोसिस को बोलेंगे सोमैटिक सेल डिवीजन या इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, अगर हम लोग बात करें किसमें होगा, सोमैटिक सेल्स में होगा, और हमारे क्या करेगा, आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनाएगा एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। कोई नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिफरेंस नहीं आएगा, दोनों में सेम ही होगा। फिर अगर हम लोग बात करें, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन बोलेंगे और सोमैटिक सेल्स डिवीजन बोलेंगे, क्योंकि इस प्रोसेस में डॉटर सेल्स में और हमारे पेरेंट सेल में इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। चलो, अब किस लिए काम आता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम आता है। किस लिए काम आता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए काम आता है। देखो, माइटोसिस हम लोगों को एकदम डिटेल में पढ़ना है, मियोसिस नहीं पढ़ना है। माइटोसिस बहुत डिटेल में पढ़ना है, मियोसिस उतना डिटेल में नहीं पढ़ना। ठीक है, अगर हम लोग बात करें कि भैया इसके पहले सेल अपने आप को क्या करेगा, प्रिपेयर करेगा, और उस फेज को बोलते हैं इंटरफेज। तो सेल प्रिपेयर कर रहा होगा, और क्या होगा कि भैया जो हमारी इंटरफेज है उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हुई होंगी। पहला तो सेल ग्रो हुआ होगा सेम साइज का जैसे उसकी मदर सेल थी, फिर उसमें डीएनए का सिंथेसिस हुआ होगा, और क्रोमोसोम क्या हुआ होगा, डुप्लीकेट हुआ होगा, और लास्ट इज हमारा आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ होगा, और उसमें क्या हुआ होगा, वॉल्यूम भी बड़ी होगी, जिसकी वजह से उसका साइज बड़ा हुआ है। तो 3 चीजें हुई, साइज बड़ा हुआ, मदर सेल्स के जैसे साइज हुआ, देन हमारा क्रोमोसोम मतलब डीएनए का कंटेंट डुप्लीकेट हुआ तो क्रोमोसोम डुप्लीकेशन हो गया, फिर हमारा जो आरएनए है, प्रोटीन है, उसका सिंथेसिस हुआ, और वॉल्यूम क्या हुई है, इंक्रीज हुई है साइटोप्लाज्म की। चलो, अब बात कर लेते हैं माइटोसिस की। तो 2 स्टेप्स होंगे हमारे, कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोकाइनेसिस इज द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ये हम लोगों ने इतना पढ़ लिया है कि अब हम लोग को रट गया है कि साइटोकाइनेसिस क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। क्योंकि अगर 1 मार्क्स में डेफिनेशन में आया कि कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस, ब्रैकेट में लिखा है डेफिनेशन, तो आपको उन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। चलो आगे बात करते हैं कैरियोकाइनेसिस की। कैरियोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और इसमें जितने भी इवेंट्स हो रहे हैं उसको हम लोगों ने बोल दिया, जितने भी चेंजेस हो रहे हैं कैरियोकाइनेसिस के अंदर आएगा। अब कैरियोकाइनेसिस 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। हम लोगों ने बात करी थी पी मैट की, किसकी बात करी थी, पी मैट की, दैट इज प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, 4 फेजेस की बात करी तो चारों फेजेस आती हैं हमारे कैरियोकाइनेसिस के अंदर। ठीक है, प्रो, मेटा, एना, टेलो, ये 4 फेज हमारे किसके अंदर आएंगे, हमारे माइटोसिस के अंदर आएंगी, माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस के अंदर आएंगी। अब अगर हम लोग बात करें प्रोफेज की, भैया प्रोफेज को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। प्रोफेज को हम लोगों ने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। वन इज अर्ली प्रोफेज, अनदर वन इज लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज और लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में क्या क्या होगा, जल्दी से पढ़ लेते हैं। अर्ली प्रोफेज में भाई जो हम लोग यहाँ देख रहे हैं
सेंट्रियोल्स जो होंगे वो डुप्लीकेट होंगे। पहले जानो सेंट्रियोल्स होते क्या हैं। ये हमारा सेंट्रोजोम है, सेंट्रोजोम, सेंट्रोजोम, ठीक है। इस सेंट्रोजोम में होते हैं 2 सेंट्रियोल्स, ऐसे क्या होंगे, 2 सेंट्रियोल्स। ये क्या है, सेंट्रियोल्स है, सेंट्रियोल्स, ठीक। और ये जो 2 सेंट्रियोल्स है, 2 सेंट्रियोल्स, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर होंगे। और भाई ये क्या करेंगे, ये प्रोटीन से बने होंगे, मेड अप ऑफ प्रोटीन, मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन से बने होंगे, ठीक है। इतना समझ में आया कि क्या क्या होगा, कि ये जो हमारे सेंट्रियोल्स है सेंट्रोजोम के अंदर, वो 2 मतलब 2 में होंगे, 2 पेयर में, 1 पेयर में होगा, और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, मतलब 90 डिग्री बनाएंगे यार, है ना। और किससे बने होंगे, प्रोटीन से बने होंगे, ठीक है। अब ये जो मतलब सेंट्रोजोम है, इसमें से बनेगा एस्टर रेस। ये सेंट्रोजोम है, पहले तो ये डुप्लीकेट होंगे, ये क्या होंगे, डुप्लीकेट होंगे, मतलब 2 की कॉपी बनेगी। अब ये देखो ऐसे दिख रहा है, इसमें से निकलेंगे एस्टर रेस, इसमें से क्या निकलेंगी, एस्टर रेस। तो ये लगता है कि स्टार जैसा स्ट्रक्चर है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, स्टार। तो फॉर्म एस्टर रेस, एस्टर रेस। और क्या फॉर्म करेगा, बड़े बड़े प्रोटीन के फाइबर, मतलब बड़े बड़े फाइबर्स, जिसको हम लोगों ने बोला स्पिंडल फाइबर। लेट मी ड्रॉ स्पिंडल फाइबर विद डिफरेंट कलर, क्योंकि सेम कलर से तो हम लोग पहचान ही नहीं पाएंगे। स्पिंडल फाइबर, तो ये क्या बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर भी बनाएंगे, फॉर्म स्पिंडल फाइबर, ठीक है। तो ये जो सेंट्रोजोम है ये डुप्लीकेट करेंगे। और किसमें प्रेजेंट होता है सेंट्रोजोम, सिर्फ और सिर्फ एनिमल सेल में, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम नहीं प्रेजेंट होते, ठीक है। तो ये क्या होंगे, ये डुप्लीकेट करेंगे, ठीक। फिर जो हमारे क्रोमोसोम किस फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, थ्रेड लाइक फॉर्म में कंडेंस होना स्टार्ट होंगे। वो क्या करेंगे, कंडेंस होना, देखो श्रिंकेज दिख रहा है ना, तो वो कंडेंस होना स्टार्ट करेंगे। न्यूक्लियस जो होगा वो चला जाएगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर एक मेन पार्ट होगा, वो क्या होगा, गायब हो जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होने लगेगी, डिसइंटीग्रेट होने लगेगी, टूटने लगेगी। फिर उसके बाद क्या होगा कि जो स्पिंडल फाइबर है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो क्या क्या हुआ कि हमारा क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होना स्टार्ट हुआ, 3 क्रोमोसोम बनाना स्टार्ट हुआ, न्यूक्लियोलस जो है वो गायब, डिसअपियर, है ना। और सेंट्रियोल्स क्या होंगे, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, पेयर इसीलिए बोला जा रहा है क्योंकि 2 प्रेजेंट है ना। अ पेयर ऑफ सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट, और हमारा क्या होगा, सेंट्रियोल्स सेपरेट होंगे और मूविंग टू द अपोजिट पोल, अपोजिट एंड्स की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये वाला ऐसे मूव करना स्टार्ट कर देगा, ये वाला ऐसे, ठीक। और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्पिंडल बिगिंस टू फॉर्म। 4 चीज हुई, क्या क्या, क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होके क्रोमोसोम बनाने लग गए, न्यूक्लियोलस गायब हो गया, सेंट्रियोल्स जो थे वो डुप्लीकेट होने लग गए, और वो कहां पहुंचने लग गए, पोल्स की तरफ पहुंचने लग गए। कि हमारा जो स्पिंडल फाइबर है वो बनना स्टार्ट हो गया। 4 चीज हुई है, 5 चीज, तो 5 चीज हो गई। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हमारा लेट प्रोफेज आया। क्या आया, लेट प्रोफेज। इसमें क्या क्या होगा देख लो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गई, तो उसकी वजह से क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर ने न्यूक्लियस के अंदर जाना स्टार्ट कर दिया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या हो गई, टूट गई, पूरी गायब हो गई। तो उसकी वजह से हमारा जो स्पिंडल फाइबर है वो कहां जाना स्टार्ट कर दिए, वो न्यूक्लियस के अंदर जाना स्टार्ट कर दिए, ठीक है। और सेंट्रियोल्स पोल्स पे पहुंच गए, सेंट्रियोल्स पोल्स पे पहुंच गए, स्पिंडल फाइबर पूरी तरह से बन चुके हैं। चलो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंट्स एंड द स्पिंडल फाइबर इन्वेडेड द न्यूक्लियर एरिया। बता दिया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुकी होगी, न्यूक्लियर स्पिंडल फाइबर अब जाने लगेंगे न्यूक्लियस के अंदर, सेंट्रियोल्स अपोजिट पोल्स तक पहुंच गए और स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली फॉर्म हो गया, ठीक। आया हमारा मेटाफेज। तो इसमें क्या होगा, ये देखो तुमको एक सारे क्रोमोसोम दिख रहे हैं एक लाइन पे, सारे क्रोमोसोम दिख रहे हैं एक
लाइन, इसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट। इसको क्या बोलते हैं? मेटाफेज प्लेट या इक्वेटोरियल प्लेट। इक्वेटर यार, इक्वेटोरियल प्लेट या मेटाफेज प्लेट। तो सारे क्रोमोसोम अलाइन हो जाएंगे मेटाफेज प्लेट पे। और जो हमारे क्रोमोसोम है ये एक क्रोमैटिड है, सिंगल क्रोमैटिड है। ठीक, इस क्रोमैटिड के साथ एक और क्रोमैटिड होगी जिसको बोलेंगे इसकी सिस्टर क्रोमैटिड। और ये दोनों बीच में एक पार्ट से जुड़े होंगे जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर, जिसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। तो जो हमारे स्पिंडल फाइबर है यही सेंट्रोमियर से अटैच्ड हो जाएंगे। जो स्पिंडल फाइबर है यही सेंट्रोमियर से अटैच्ड हो जाएंगे। तो क्या क्या हुआ कि हमारे जो क्रोमोसोम्स थे वो अलाइन हो गए मेटाफेज प्लेट पे। ठीक है, सेंट्रियोल्स जो है वो अपने वहां तक पहुंच चुके थे, पोल तक। और उधर से क्या हुआ, स्पिंडल फाइबर किससे कनेक्ट होने लगी? क्रोमोसोम से कनेक्ट होने लगी। चलो अब बात करते हैं एनाफेज की। किसकी बात करते हैं? एनाफेज की। एनाफेज में क्या होगा कि जो हमारे ये जो क्रोमोसोम्स मतलब मेटाफेज प्लेट पे थे अब वो खींचे जाएंगे अपोजिट पोल्स तक। तो सिस्टर क्रोमैटिड विल गेट सेपरेटेड एंड मूव टुवर्ड्स द अपोजिट पोल। तो सिस्टर क्रोमैटिड खींची जाएंगे और अपोजिट पोल तक पहुंचाई जाएंगे। ठीक है, और क्या होगा? देयर विल बी द फॉर्मेशन ऑफ फरो। फरो फॉर्मेशन मतलब लाइक जो हमारा साइटोप्लाज्म है वो डीप होने लगेगा धीरे धीरे। ठीक है, तो एनाफेज में क्या होगा? सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट हो जाएंगी सेंट्रोमियर से और कहां पहुंच जाएंगी? अपोजिट पोल्स तक पहुंच जाएंगी, ये बता दिया। अपोजिट एंड फिर पार्शियल डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीजेस। देखो ये क्या है? फरो है, ये है फरो। तो फरो फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, फॉर्मेशन ऑफ फरो स्टार्ट हो जाता है एनाफेज में। देन आती है हमारी टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है कि जो हमारे सिस्टर क्रोमैटिड्स अपोजिट पोल्स तक पहुंची हैं वो वापस से अनकॉइल होना स्टार्ट कर देती है और क्लस्टर बना लेती है। उस क्लस्टर को बोलते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम। क्लस्टर बना लेती है, उस क्लस्टर को बोलते हैं क्रोमैटिन रेटिकुलम। ठीक, फिर उस क्रोमैटिन रेटिकुलम के पास डॉटर न्यूक्लियाई आ जाती है, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रीजनरेट होने लगती है। और जो प्रोफेज में हुआ था उसका जस्ट उल्टा होना स्टार्ट कर देता है। न्यूक्लियोलस वापस आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आ जाएगी, सेंट्रियोल्स क्या होंगे? अलग अलग पहुंच चुके होंगे, स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएंगे, स्पिंडल फाइबर गायब हो जाएंगे। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स कहां पहुंच गई? पोल्स, अपोजिट पोल्स तक पहुंच गई, अनकॉइल होना स्टार्ट कर दिया और एक नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बनाया जिसको हम लोगों ने बोला क्रोमैटिन रेटिकुलम। ठीक है, और ये जो क्रोमैटिन रेटिकुलम है उसके अराउंड क्या आने लग जाएंगी? डॉटर न्यूक्लियाई आने लग जाएंगे, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर होने लग जाएगी। अगर हम लोग इसमें देखेंगे, देखो है ना, फिर स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो जाएंगे, सेंट्रियोल्स जो डुप्लीकेट हुए थे वो सेपरेट हो जाएंगे। फिर अगर बात करें अब इसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा? साइटोकाइनेसिस। मतलब पूरा ये जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगा। देखो ये देखो दो उसमें डिवाइड हो गया कि ये फरो डीपन होता गया और ये दो में डिवाइड हो गया, ये देखो है ना। तो द प्रोसेस ऑफ कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। ये हो गया हमारा पूरा क्या? कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस 4 पार्ट, जल्दी जल्दी लिख लेते हैं भाई। कैरियोकाइनेसिस 4 पार्ट, मतलब प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। प्रोफेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, अर्ली और लेट। देखो अब डायग्राम बना के समझते हैं, हम लोगों को सब समझ में आ जाएगा। क्या होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपीयर होना स्टार्ट करेगी, डिसअपीयर होगी नहीं। ठीक है, फ्रेगमेंट्स में टूटना स्टार्ट होगी। क्रोमोसोम जो मटेरियल था थ्रेड लाइक वो कंडेंस होना स्टार्ट होगा। वो क्या होगा? कंडेंस होना स्टार्ट होगा। न्यूक्लियोलस जा चुका होगा, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो चुके होंगे, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो चुके होंगे। इनमें से क्या फॉर्म स्टार्ट होने लगेगा? एस्टर बन चुकी होंगी और स्पिंडल फाइबर बनना स्टार्ट होगा। ठीक है,
ये कहाँ जाना स्टार्ट करेंगे, ये पोल्स की तरफ जाना स्टार्ट करेंगे। अब आओ लेट में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एकदम डिस्पेयर, सेंट्रियोल्स पोल तक पहुंच गए हैं, सेंट्रियोल्स पोल्स तक पहुंच गए हैं, क्रोमोसोम जो हैं वो बन चुके हैं, इनसे स्पिंडल फाइबर अटैच्ड हो चुके हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगी तो वो स्पिंडल फाइबर कहां जाएंगे, न्यूक्लियस वाली जगह पे चले जाएंगे। ये हो गया लेट में। देन मेटा में क्या होगा, जो हमारे क्रोमोसोम है वो एक प्लेट पे आ जाएंगे जिसको बोलते हैं मेटाफेज प्लेट, जिसको क्या बोलते हैं, मेटाफेज प्लेट। ये जो डॉट्स बना रही हूं, इट रिप्रेजेंट सेंट्रियोल्स, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेंट्रियोल्स को, ठीक। अब ये मेटाफेज प्लेट पे आ गए हैं और भाई क्या हुआ है कि हमारे जो क्रोमोसोम से सेंट्रियोल्स सेंट्रोमियर्स थे उससे अटैच हो गए, इतना हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, एनाफेज में क्या हुआ कि हमारा जो दो पार्ट्स में इसको भी डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये क्या हुआ, सिस्टर क्रोमैटिड्स को अलग अलग सेपरेट किया गया है, पोल्स में जाने लग गई हैं वो भी, ठीक है। और क्या हुआ है कि थोड़ा सा डीपेन होने लग गया है, मतलब फरो फॉर्मेशन होने लग गया है। अच्छा, एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कि भाई जितने क्रोमोसोम बना रहे हो स्टार्टिंग में उतने एंड तक रखना, वरना मार्क्स कट जाते हैं। अगर यहाँ 4 बनाए हैं तो 4 ही 4 बनाते रहना, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, तुमको एक डायग्राम दे दिया जाएगा किसी भी स्टेज का, या तो कहा जाएगा इससे पहले वाली स्टेज बता दो, उसका डायग्राम ड्रॉ कर दो, और या तो इस वाली स्टेज का डायग्राम ड्रॉ कर दो। अब क्या होगा, एक और क्वेश्चन दिया जाता है, एक प्लांट सेल दे दीजिएगा, एक एनिमल सेल, कहा जाएगा कि बताओ ये कौन सा सेल है और कैसे डिवीजन हो रहे हैं इसमें, क्योंकि प्लांट सेल में सेंट्रियोल्स नहीं होता, सेंट्रोसोम्स नहीं होता, तो उसमें क्या होती है, सेल प्लेट फॉर्म होती है, मतलब सेंटर से फॉर्म होती है एकदम एंड तक, क्योंकि सेल वॉल है, सेल वॉल रिजिड है, तो सेल प्लेट फॉर्म होगी सेंटर से लेकर पेरिफेरी तक, और उसको वो डिवाइड कर देगी, ठीक है। फिर इसमें क्या होगा, ये हमारे क्रोमैटिन रेटिकुलम फॉर्म हो जाएंगे और डिपेंड होता जाएगा, क्लस्टर लाइक प्रोडक्शन। और क्या होगा, धीरे धीरे इसके बाद जस्ट बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे, है ना, 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। चलो आगे चलते हैं। अब अगर हम लोग साइटोकाइनेसिस की बात करें, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, है ना, इसमें क्या होगा, मैंने बता ही दिया है कि प्लांट सेल में सेल प्लेट बनेगी। सपोज दिस इज अ प्लांट सेल, अब ये सेल वॉल है, सेल वॉल इज रिजिड, तो क्या होगा, यहां से सेंटर से स्टार्ट होगा सेल प्लेट का फॉर्मेशन, सेंटर से स्टार्ट होगा सेल प्लेट का फॉर्मेशन, और वो पूरा एंड तक जाएगा और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा, ठीक है। और इसमें क्या होगा, इक्वेटोरियल प्लेन टेक्स प्लेस एट द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ द स्पिंडल which further grows from the center to the periphery and 2 daughter cells form. 2 daughter cells are formed. तो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो जाएंगे सेंटर से लेकर पेरिफेरी तक, सेंटर से लेकर पेरिफेरी, ठीक है। फिर एनिमल सेल में क्या होगा, फरो फॉर्मेशन होगा, वो जो हमारी साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म मतलब सेल मेम्ब्रेन है, वो फरो बना रही होगी और 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगे। अब क्या सिग्निफिकेंस है, किस लिए इंपॉर्टेंट है, तो बात करें भैया, हमारे क्या बोल रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम को मेंटेन कर रही है एज कंपेयर टू पेरेंट सेल, जैसे पेरेंट सेल में थे वैसे ही इसमें है। देन हेल्प इन द रिपेयर और हीलिंग, भैया रिपेयर में काम कर रही है, हीलिंग में काम कर रही है, और रिप्लेसमेंट में काम कर रही है डेड सेल के, जो भी डेड सेल है उनके रिप्लेसमेंट में भी काम कर रही है। फिर किसमें काम कर रही है, ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने में भी काम कर रही है, ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा है उसमें भी काम कर रही है ना। और क्या कर रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक स्पीशी में मेंटेन करके रख रहा है, ठीक है। एनिमल सेल की बात करें, एनिमल सेल में क्या कर रहा है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट है तो वो 2 एस्टर बनाएंगे, बताया था कि एक सेंट्रियोल
दो सेंट्रियोल और दो सेंट्रियोल अलग अलग हो जाएंगे। एक सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल्स होते हैं, वो एस्टर्स बनाते हैं। ठीक है, साइटोकाइनेसिस होगा कैसे? कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, मतलब फरो फॉर्मेशन से होगा। किससे होगा? फरो फॉर्मेशन से होगा। और स्पिंडल फाइबर बनेंगे किसके बीच? दो एस्टर्स के बीच में स्पिंडल फाइबर बनेंगे। प्लांट्स में क्या होगा कि अब सेंट्रोसोम है नहीं तो हमारा क्या नहीं बनेगा? एस्टर रेज नहीं बनेंगे, पर स्पिंडल फाइबर बनेगा किससे? माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से। स्पिंडल फाइबर बनेगा पर किससे? माइक्रोट्यूब्यूल्स की हेल्प से। ठीक है, तो सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है तो कोई एस्टर नहीं फॉर्म होगा। फिर साइटोकाइनेसिस कैसे होगा? सेल प्लेट के फॉर्मेशन से, सेंटर से लेकर पेरीफेरी तक, सेंटर से लेकर पेरीफेरी तक। स्पिंडल फाइबर कैसे डेवलप होंगे? माइक्रोट्यूब्यूल्स से, जो कि हमारे साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स हैं। करते हैं मियोसिस की, तो भैया मियोसिस किसमें होगा? हमारे रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा। रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा। क्या सिग्निफिकेंस है भैया कि हमारा जो रिप्रोडक्टिव सेल्स कि हमारा जो वो है, क्या बोलते हैं, स्पीशी है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या रहा है? कांस्टेंट है, वो मेंटेन करके रखता है। मियोसिस क्या है? गैमीट सेल्स में होगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा। गैमीट्स क्या होगा? मेल के केस में स्पर्म और फीमेल के केस में ओवा, और प्लांट्स में क्या हो जाएगा? हमारा पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स, पॉलन ग्रेन एंड ओव्यूल्स। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं अगर इनकी ही, तो भैया ये वो टाइप का सेल डिवीजन है जिसमें क्या होगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या हो जाएंगे? रिड्यूस्ड हो जाएंगे और हाफ हो जाएंगे डॉटर सेल्स में एज कंपेयर टू पेरेंट सेल। डिस्क्राइब कर चुके हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? रिडक्शनल डिवीजन बोलते हैं। और ये दो डिविजन्स में होता है। ठीक है, कंप्लीटेड इन 2 स्टेप्स दैट इज स्टेजेस, दैट इज मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। अब देखो क्या होता है। मियोसिस 1 पहले क्या होगा? मियोसिस जब होगा तो हमारा इंटरफेस कंप्लीट हो चुका होगा। ठीक है, मियोसिस 1 हुआ, फिर उसके बाद इंटरफेस नहीं आएगा, मियोसिस 2 होगा। चलो, मियोसिस 1 में क्या होगा? जो डिप्लॉइड सेल है, अब डिप्लॉइड सेल क्या होता है? जिसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, 2n लाइक 46 है ना, इट इज अ डिप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड मतलब क्या होता है? इसमें हाफ हो, मतलब 23 है ना, दिस इज अ हैप्लॉइड सेल। तो जो डिप्लॉइड सेल है वो क्या बनाएगा? दो हैप्लॉइड सेल बनाएगा, मतलब एक डिप्लॉइड सेल दो हैप्लॉइड सेल्स बनाएगा, 23 और 23। अब ये जो है ये मियोसिस 1 है, ये क्या है? मियोसिस 1 है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बाय रिडक्शनल डिवीजन। मियोसिस 1 इज नोन एज रिडक्शनल डिवीजन, क्योंकि आधा नंबर हो रहा है क्रोमोसोम का। और ये क्या होगा? वो सेल्स में होगा जिसमें क्रोमोसोम्स किस में प्रेजेंट होंगे? होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के पेयर में प्रेजेंट होंगे। अब होमोलॉगस क्रोमोसोम्स वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिसमें एक मतलब पेयर ऑफ क्रोमोसोम, वन फ्रॉम ईच पेरेंट, हर पेरेंट से एक होगा। और इनमें क्या होगा? इनमें जो जीन है वो सेम लोकस मतलब लोकेशन पे होगा और सेम जीन होगा। ठीक है, अब चलो आगे बात करते हैं। मियोसिस 2 को क्या बोलेंगे? इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि 23 होते हैं, फिर उसके 11.5 नहीं हो जाएगा। ठीक है, वो 23 का 23 ही रहेगा। तो ये सिमिलर होता है माइटोसिस के, और इसको बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होंगे? सेम होंगे। अब एक हैप्लॉइड डिप्लॉइड सेल से कितने सेल्स बनेंगे? 4 हैप्लॉइड सेल्स बनेंगे ड्यूरिंग आफ्टर द कंप्लीमेशन ऑफ मियोसिस 2। मतलब मियोसिस के कंप्लीमेशन में कितने बनेंगे? कि एक हैप्लॉइड से एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बन गए। एक डिप्लॉइड सेल से 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगे। 23। ठीक है, चल सिग्निफिकेंस क्या है अब उसकी बात कर ले। तो सिग्निफिकेंस क्या है? पहले तो ये भैया स्पीशी में क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ क्रोमोसोम को कंटिन्यू करता है, मतलब एकदम रीस्टोर करके रखता है। क्योंकि भाई जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा 23 + 23 मिलके क्या बनाएंगे? 46 ही बनाएंगे। फिर अब इसमें क्या होगा? मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम रियूनाइट होंगे कब? मियोसिस 1 में, और वहां पे होगी क्रॉसिंग ओवर। वहां पे क्या होगी? क्रॉसिंग ओवर। मतलब लाइक ऐसा होगा कि ये एक सपोज एक पेरेंट का क्रोमोसोम है और ये दूसरे पेरेंट का क्रोमोसोम है। ये गलत बन गया है,
ये दूसरे पेरेंट का क्रोमोसोम है। तो इसमें क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे। देखो यहाँ पे ज्वाइंट दिख रहे होंगे। तो ये जो ज्वाइंट है इसको बोलते हैं चियाज़्मेटा, चियाज़्मा जो भी बोलो, तो इसको चियाज़्मा बोलते हैं। और इसमें क्या होगा कि थोड़ा सा पार्ट रेड वाले का येलो वाले में आ जाएगा, येलो वाले का रेड वाले में हो जाएगा। तो इसकी वजह से वेरिएशन दिखते हैं। इसीलिए हम लोग अपना एग्जैक्ट कॉपी नहीं दिखते भाई बहन की, क्योंकि वेरिएशंस हो जाते हैं। ठीक है, देखो बता दिया कि क्रॉसिंग ओवर होगी, जीन का वेरिएशन आएगा, जेनेटिक वेरिएशन इसी की वजह से आता है एक स्पीशीज में। अब हम लोग बात करते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम की। होमो मीन्स सेम, लॉगस मतलब लोकेशन। मतलब क्या होगा कि भैया ऐसे क्रोमोसोम्स, ऐसे दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम जो एक दूसरे के सिमिलर होंगे, वो एक दूसरे के साथ आएंगे कब, मियोसिस की फर्स्ट स्टेज में। चलो, होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर द सेट ऑफ, बाय डेफिनेशन आती है तो ऐसे ही, होमोलॉगस क्रोमोसोम आर द सेट ऑफ क्रोमोसोम, one from the mother and one from the father that pairs up with each other inside a cell during meiosis। भैया एक फादर से एक मदर से दोनों एक दूसरे के साथ पेयर करेंगे। और होमो में क्या होगा, सेम होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे, सिमिलर होंगे। दे आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब एक दूसरे के सिमिलर, एकदम जस्ट सिमिलर नहीं होंगे, एकदम आइडेंटिकल नहीं होंगे कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वहां पे भी होगा, बट ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। जो लोकेशन पे अगर कोई जीन है, अगर वो हाइट का जीन है तो दूसरे वाले पे भी वहीं पे ही हाइट का जीन होगा। ठीक, होमोलॉगस क्रोमोसोम डू नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम सेम ऑर्गेनिज्म, सो दे आर नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर है, दे आर सिमिलर, दे आर सिमिलर, है ना। चल, अब आता है हमारा प्रोसेस जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। अगर क्रॉसिंग ओवर की बात करें तो भैया क्या होगा इसमें, जैसा कि बताया, एक पैटर्नल और एक मैटरनल क्रोमोसोम आएंगे, वो क्या करेंगे, एक दूसरे में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करेंगे और उसकी वजह से क्रॉसिंग ओवर होगी। अब कोई अगर डेफिनेशन पूछे तो डेफिनेशन ये लिखी हुई है कि भैया द फिनोमेना इन विच द मैटरनल एंड पैटर्नल क्रोमैटिड्स of the chromosome, homologous chromosome during the first reductional division, that is meiosis 1 link together to form chiasma। तो क्या chiasma बनाने के फॉर्म बनेंगे, ये जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं chiasma। सॉरी, इधर तो वहां हो गई, इसको बोलेंगे chiasma, इसको बोलेंगे chiasma। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होगा और इसी की वजह से जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होंगे, बता दिया। चल, अब अगर हम लोग अपने क्रोमोसोम्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो है हमारा क्या है, क्रोमो मीन्स कलर और सोम मीन्स बॉडी। तो दे आर कलरफुल बॉडी, दे आर कलरफुल बॉडी, है ना। ये क्या है, कलरफुल बॉडी है। अब अगर हम लोग बात करें, स्मॉल है, थिक है, रॉड शेप स्ट्रक्चर है। और कब सीन देखने को कब मिलेंगे, सेल डिवीजन के दौरान। उससे पहले कैसे होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे, उससे पहले कैसे होंगे, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होंगे। ठीक है, अब कहां से आया वर्ड, क्रोम्स मीन्स कलर, सोमा मीन्स बॉडी। क्रोम मीन्स कलर और सोमा मीन्स बॉडी। तो दे आर कलरफुल बॉडी, दे आर कलरफुल बॉडी। अब इसमें क्या होगा कि क्रोमैटिक मटेरियल इनसाइड द न्यूक्लियस, क्रोमोसोम्स कैसे होंगे, जब डिवाइड नहीं कर रहे होंगे तो एक मटेरियल लाइक का होगा, थ्रेड लाइक का होगा, जो किसमें होगा, न्यूक्लियस में होगा। ठीक है, अब जो हमारा क्रोमोसोम है वो किससे किससे मिलके बना है, बताया था, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। और कौन सा प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन मेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, अब हम लोगों ने सेल, मतलब जो सेल डिवीजन की स्टेजेस आई हैं वो कैसे आई हैं, वो अलग अलग पोजीशन से क्रोमोसोम की अलग अलग शेप से आई हैं। अब जैसे अगर हम लोग बात करें प्रोफेज में, प्रोफेज में क्या होता है कि भैया वो थ्रेड लाइक प्रेजेंट होता है, मतलब वो कंडेंस होना स्टार्ट होता है, तो वो हो गया। देन अगर मेटाफेज की बात करें तो मेटाफेज में क्या होगा, वो इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाएगा, है ना, तो पोजीशन। देन हमारा एनाफेज में क्या होगा, वो अपोजिट पोल्स पे चला जाएगा, ये भी पोजीशन के बेसिस पे है। फिर टीलोफेज में क्या होगा, वो
अनकॉइल हो जाएगा स्ट्रक्चर के बेस पे। तो भैया क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और उसकी पोजीशन से ही हम लोग ने क्या बनाई है, फेजेस बनाई है। अब ये जो काम वर्ड है क्रोमोसोम, वो वाल्डेयर ने दिया था भैया 1888 में, वाल्डेयर ने दिया था 1888 में। अब अगर बात करें स्ट्रक्चर की, तो हमारा जो क्रोमोसोम है उसमें पहला स्ट्रक्चर जो तुमको दिखेगा क्रोमैटिड दिखेगा। ये सिंगल इस क्रोमैटिड, ये सिंगल क्या है, क्रोमैटिड है ना। तो जो हमारा क्रोमोसोम है दो सिमेट्रिकल क्रोमैटिड्स को मिलके बनता है। जो हमारा क्रोमोसोम है दो सिमिलर क्रोमैटिड्स को मिलके बनता है। एक ये क्रोमैटिड है, ठीक, और एक ये क्रोमैटिड है। और ये कहां किससे ज्वाइंट होंगे, ये सेंट्रोमेयर से ज्वाइंट होंगे। अब ये सिमिलर है इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, सिस्टर क्रोमैटिड्स। और कहां से ज्वाइन होंगी दोनों सिस्टर क्रोमैटिड, सेंट्रोमेयर से ज्वाइन होंगी। देखो देखो सेंट्रोमेयर, एक सिस्टर क्रोमैटिड दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड, है ना। तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड किससे ज्वाइन होंगे, हमारे सेंट्रोमेयर से ज्वाइन होंगी। फिर दूसरा स्ट्रक्चर होता है क्रोमोनेमा। क्रोमोनेमा क्या है भैया, क्रोमैटिड का वो फॉर्म है अर्ली स्टेज, मतलब जब सेल डिवीजन नहीं हो रहा होता है, जब कंडेंसेशन नहीं हो रहा होता है, जब कंडेंसेशन स्टार्ट हो रहा होता है, तब का जो स्टेज है, मतलब लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इज स्टार्ट कॉइलिंग, वो वाले स्टेज को हम लोग बोलते हैं क्रोमोनेमा। अब क्रोमोनेमा जैसे है, ये है क्रोमोनेमा, क्रोमोनेमा ये है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। अब ये जो क्रोमोनेमा है इसमें कुछ पोर्शन पे जीन होंगे, जैसे कि बताया कि डीएनए के पूरे पोर्शन पे जीन नहीं होते, कुछ पोर्शन पे जीन होंगे। जहां पे जीन होंगे उस पोर्शन को बोलते हैं क्रोमोनेमेटा। उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, क्रोमोनेमेटा, ठीक है। आगे चले, अब अगर हम बात करें क्रोमैटिन की, क्रोमैटिन क्या है भैया, एक मटेरियल है जो हमारे किसमें, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा। क्या बना, किससे बना होगा, 40% डीएनए और 60% हिस्टोन प्रोटीन। हिस्टोन इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन, मतलब वो 8 हिस्टोन प्रोटीन से मिलके बनता है, जिसको हम लोग उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। चलो, अब क्रोमैटिन फाइबर क्या है, बहुत ही लॉन्ग स्ट्रैंड है डीएनए की, जो भी कॉइल्ड अनकॉइल्ड, मतलब बहुत ज्यादा कॉइल्ड होके क्रोमोसोम बनाती है। अगर हम लोग बात करें तो डीएनए का एक स्ट्रैंड 8 हिस्टोन प्रोटीन, जैसे मैंने कहा ये कुछ 8 हिस्टोन प्रोटीन थे। अब 3D स्ट्रक्चर तो बन नहीं सकता, 6 बने है। और इनके अलोंग डीएनए का स्ट्रैंड, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोसोम। इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। देखो ऐसा कि 8 हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का स्ट्रैंड, इसको मिला के क्या बोलेंगे हम लोग, न्यूक्लियोसोम। भाई क्वेश्चन आता है, याद रखना क्वेश्चन आता है, व्हाट इज न्यूक्लियोसोम। तो भैया न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ 8 हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए स्ट्रैंड wrapped around it. 8 हिस्टोन प्रोटीन एंड डीएनए स्ट्रैंड wrapped around it. ठीक है, अब ये जो स्ट्रैंड है वो कॉइल्ड होगा, बहुत ज्यादा कॉइल्ड होगा, सुपर कॉइल्ड होगा, क्रोमोसोम बनाएगा। अब साइज की बात करें तो भैया साइज हमारा क्या करता है, वेरी करता रहता है। क्रोमोसोम का सेम साइज नहीं होता। नॉर्मली हम लोग उसको कब नापते हैं भैया, मेटा फेज में, क्योंकि तब हमारा क्रोमोसोम पूरी तरह से बन चुका होता है, इसलिए हम लोग उसको नापते हैं मेटाफेज पे। और भैया जो हमारा क्रोमोसोम का साइज है that is 0.25 माइक्रोमीटर to 30 माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर इज 10 to power minus 6 meters, 10 to power minus 6 meters। तो इतना छोटा होता है हमारा एक क्रोमोसोम का साइज। अब कुछ क्रोमोसोम का साइज बहुत अलग होता है, जैसे कि हमारा फ्रूट फ्लाई, दैट इज ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला में क्या होगा कि हमारा 3 माइक्रोमीटर होगा। मैन में क्या है, 5 माइक्रोमीटर है। और मैन मतलब ह्यूमन है, मैन मतलब से मैन ना समझना, इट्स ह्यूमन, है ना। और मेज में क्या है, 8 से 12 माइक्रोमीटर है। मेज में क्या है, 8 to 12 माइक्रोमीटर है। अगर हम बात करें क्रोमोसोम नंबर की
भैया बॉडी पे डिपेंड नहीं करता कि अगर बॉडी बड़ी है तो उसमें क्या होगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी ज्यादा होगा, ऐसा नहीं होता। बॉडी पे डिपेंडेंट नहीं है, उसके वो हर स्पीशीज के लिए हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ह्यूमंस में अगर 46 हैं तो 46 ही रहेंगे, 46 से ज्यादा नहीं हो जाएंगे। हाँ, पर कुछ डिसीजेस होती हैं जिसमें लाइक क्या होता है, म्यूटेशन की वजह से क्रोमोसोम का नंबर चेंज होता है, ह्यूमंस में हो जाता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें तो दो पार्ट्स में डिवाइड करे गए हैं, n नंबर और डिप्लॉयड टू n नंबर। तो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम और 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम दो पार्ट्स में डिप्लॉय किए गए। देखो जैसे कि बताया कि ऑर्गेनिज्म के साइज से डिपेंड नहीं करता नंबर क्रोमोसोम का, ऑर्गेनिज्म के साइज से डिपेंड नहीं करता नंबर क्रोमोसोम का। जैसे यहाँ देखो फ्रूट फ्लाई में 8 है, पर अर्थवॉर्म में क्या है 36, ठीक, कैट में 38 है, माउस में 40 है, और एलिफेंट में 56 है, स्नेल में 54 है। तो साइज मैटर नहीं करता भैया कि किस ऑर्गेनिज्म का कैसा साइज है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने आप से होते हैं। ठीक है, और हर स्पीशी में अलग नंबर ऑफ क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। अब हम लोग बात करें फंक्शन क्या है भैया, तो पहला फंक्शन है कि हमारा ये जो है लिंक है, क्या है, लिंक बिटवीन पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन लिंक है। और फिर ये क्या करता है, ये कुछ प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, स्ट्रक्चर प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है, जो सेल के डिवीजन में, सेल के रिपेयर में और सेल की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। ठीक है, फिर हम लोग जानते हैं we have 46 number of chromosomes, we have 46 number of chromosomes, जिसमें से 44 are autosomes, 44 are autosomes, autosomes, and one pair that is XX or XY are sex chromosome. Just a minute. और XY आर सेक्स क्रोमोसोम। इससे डिफाइन होगा कि कोई चाइल्ड मेल है या फीमेल, तो सेक्स डिटरमिनेशन के लिए भी हेल्प होती है क्रोमोसोम से। फिर क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं तो वेरिएशन भी आ रहा है, इनकी वजह से क्रॉसिंग ओवर हो रही है तो वेरिएशन भी आ रहा है। क्रॉसिंग ओवर चियाज्मा फॉर्म होगा, चियाज्मा फॉर्म होगा, फिर उसके वजह से क्या होगा, जनरेशन मटेरियल एक्सचेंज हो जाएगा दोनों क्रोमोसोम्स में, तो वेरिएशन भी आएगा। फिर कुछ सडन चेंजेस हो जाते हैं क्रोमोसोम में, जिसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, उसकी वजह से कुछ सिंड्रोम्स आते हैं, जैसे डाउन सिंड्रोम हो गया, क्लिनेफेल्टर सिंड्रोम हो गया और टर्नर सिंड्रोम हो गया। ये सारे अलग अलग सिंड्रोम्स हैं जो हम लोगों को 12th क्लास में तो पढ़ने हैं भाई, है ना। फिर क्या होगा, ये कंट्रोल कर रहे हैं हमारा मेटाबॉलिज्म, सारी केमिकल रिएक्शन सेल की, सारी केमिकल रिएक्शन सेल की, सेल की सारी केमिकल रिएक्शंस को क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म, सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अब चलो टाइप्स की बात करते हैं। देखो जो हमारा क्रोमोसोम का टाइप है वो सेंट्रोमेयर की पोजीशन की बेसिस पे, सेंट्रोमेयर की पोजीशन के बेसिस पे, अगर मिडिल में है तो मेटासेंट्रिक, मिडिल से थोड़ा ऊपर गया तो सब मेटासेंट्रिक, फिर थोड़ा और ऊपर गया एक्रोसेंट्रिक, और सबसे ऊपर चला गया मतलब एकदम टिप पे तो टीलोसेंट्रिक। तो कितने हो गए, 4 टाइप हो गए, मेटा, सब मेटा, एक्रो और टीलो। कितने हो गए, मेटा, सब मेटा, एक्रो और टीलो। ठीक है, अब किसके बेसिस पे है, ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर। चलो देखो, तो इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड हो सकता है, अनइक्वल पार्ट्स में भी, और पोजीशन की वजह से 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटा, सब मेटा और एक्रो और टीलो। बता दिया था, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। अब मेटासेंट्रिक की बात करें तो ये क्रोमोसोम होगा। अब इसको सपोज पीछे से खींचा जा रहा है तो कैसी शेप देगा, वी शेप देगा। ये कैसी शेप देगा, वी शेप देगा। देखो कैसी शेप देगा, वी शेप देगा। तो जब भी इसको एनाफेज में पीछे की तरफ खींचा जाता है तो ये कैसी शेप देता है, वी शेप देता है। फिर आता है हमारा सब मेटा, एक बड़ा एक छोटा, सॉरी ज्यादा बड़ा नहीं ज्यादा छोटा नहीं। चलो अब इसको खींचा जाएगा तो ये कैसी शेप देगा, ये एल शेप देगा एनाफेज में। एनाफेज में कैसी शेप देगा, एल शेप देगा। फिर आता है एक्रो, बताओ कैसी शेप देगा।
ये हमारी देता है जे शेप। ये कैसी शेप देता है? जे शेप। ऐसा लगता है कि ऐसे है ना, तो ये जे शेप देगा जब इसको पीछे से खींचा जाएगा। फिर आता है हमारा टीलो। टीलो मतलब एकदम टिप पे, और ह्यूमंस में टीलोसेंट्रिक नहीं होता, ह्यूमंस में टीलोसेंट्रिक नहीं होता। देखो तो ये टी शेप देगा। ये कैसी शेप देगा? टी शेप देगा। ठीक है, ह्यूमंस में नहीं होता, ये हम लोगों को जानना है। अब न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस के अंदर जो भी मटेरियल प्रेजेंट है उसे हम न्यूक्लिक एसिड बोल रहे हैं, जैसे हमारा डीएनए और आरएनए, जैसे हमारा डीएनए और आरएनए। अब डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा है इसके बारे में पढ़ना है बस, उसके अलावा आरएनए का स्ट्रक्चर हम लोगों को नहीं पढ़ना। तो अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो भैया केमिकल एनालिसिस हुआ, क्रोमोसोम्स 2 टाइप के हुए, फिर तो 2 टाइप के न्यूक्लिक एसिड दिखे, दैट इज डीएनए और आरएनए। कौन कौन से? डीएनए और आरएनए। और किसने डिस्कवर करा था? फ्रेडरिक मिशन ने करा था। नाम नहीं पूछे जाते आईसीएससी में साइंटिस्ट के, पर बताना इज नेसेसरी, तो हम बता रहे हैं, आप सुन लीजिए, याद कर लीजिए, अच्छी बात है ना। अब इनका जो स्ट्रक्चर है बहुत कॉम्प्लेक्स है, केमिकल कॉम्पोजिशन इनका बहुत कॉम्प्लेक्स है। अगर इनके केमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें पेंटोज शुगर होगी। पेंटोज मतलब 5 कार्बन शुगर, 5 कार्बन शुगर होगी, नाइट्रोजनस बेसिस होंगे और फॉस्फोरिक एसिड होगा। तो क्या क्या है? पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस, नाइट्रोजनस बेसिस और फॉस्फेट ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। अच्छा, अब इसी में ना एक अरे यार चलो चलो कोई बात नहीं। अब इसी में ना एक वो आता है, क्या बोलते हैं कि न्यूक्लियोटाइड क्या होता है। क्या वर्ड बोला मैंने? मैंने बोला न्यूक्लियोटाइड, मैंने बोला न्यूक्लियोटाइड। तो इसी में एक वर्ड आता है, व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड कि न्यूक्लियोटाइड है क्या? तो भैया न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ 3 सब्सटेंसेस, दैट इज पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड आर फॉस्फेट ग्रुप। कौन कौन सा? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसिस एंड फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों को मिला के हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड, और ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अगर डीएनए की बात करें तो डीएनए किससे बना होगा? फुल फॉर्म पहले बताओ। इट्स डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें जो पेंटोज शुगर होगी वो एक ऑक्सीजन मिस करेगी, है ना। चलो बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसका स्ट्रक्चर भैया हमारा वो फ्रैंकलिन ने पढ़ा हुआ था। ठीक है, तो उन्होंने पढ़ा और उन्होंने जाना कि भैया इस स्ट्रक्चर में क्या है। उन्होंने बताया कि ये जो डीएनए मॉलिक्यूल है मैक्रो मॉलिक्यूल, मैक्रो मतलब बड़ा, मैक्रो मॉलिक्यूल, और इसमें कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स है, मतलब 1-2 स्ट्रैंड्स एक साथ चलती है। ठीक है, और डबल हेलिकल मॉडल है। तो ये डबल हेलिकल मॉडल बताने वाले थे हमारे वॉटसन एंड क्रिक, बताने वाले थे वॉटसन एंड क्रिक। उन्होंने पूरा स्टडी करा फिर बताया डबल मॉडल। तो वॉटसन एंड क्रिक ने बताया कि भैया जो हमारा डीएनए है वो डबल हेलिकल है, मतलब ऐसे डबल हेलिकल है। ठीक है, जो इसकी बैकबोन है, ये जो तुम लोगों को दिख रहा है, ये इसको बैकबोन बोला उन्होंने। सॉरी इट्स टू मच नाउ। ये जो इसकी बैकबोन है, ये इट इज मेड अप ऑफ व्हाट? इट इज मेड अप ऑफ नाइट्रोजनस बेस, सॉरी इट इज मेड अप ऑफ पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट। तो हमारी ये जो बैकबोन होगी वो किससे बनी होगी? पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप, प्लस फॉस्फेट ग्रुप। तो किससे बनी होगी? पेंटोज शुगर और फॉस्फेट ग्रुप से बनी होगी। ठीक है, अब इसके आगे ये जो ऐसे लाइक स्टेयर केसेस में वो नहीं होती स्टेयर्स, ये जो होंगे ये होंगे नाइट्रोजनस बेसिस। ये होंगे क्या? नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये क्या होंगे? नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, तो भैया
बताया कि एक जो सिंगल स्ट्रैंड है डीएनए की वो किससे बनी हुई, रिपीटिंग यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड क्या है, फॉस्फेट शुगर, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेसिस, है ना। तो उसको इन्होंने बोला न्यूक्लियोटाइड। अब अगर हम लोग बात करें, नाइट्रोजनस बेसिस 4 टाइप के हैं। नाइट्रोजनस बेसिस 4 टाइप के हैं, दैट इज एडेनाइन, ग्वानाइन, थाइमाइन और साइटोसाइन। एडेनाइन, ग्वानाइन, साइटोसाइन और थाइमाइन, ठीक है। तो 4 हैं। ए हमेशा टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, जी हमेशा सी के साथ बॉन्ड बनाएगा। दिस इज ए, दिस इज जी, दिस इज सी एंड दिस इज टी। तो ए टी के साथ बॉन्ड बनाएगा, सी जी के साथ बॉन्ड बनाएगा। ए एंड टी मेक्स बॉन्ड विद 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डिंग करेंगे। सी और जी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डिंग करेंगे। सी और जी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से बॉन्डिंग करेंगे, ठीक है। ए और टी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, सी और जी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। आप सुनो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। वन इज प्यूरिन, another is pyrimidine, pyrimidine, ठीक है, pyrimidine। तो प्यूरिन कौन कौन से हैं, आर एडेनाइन एंड ग्वानाइन आर प्यूरिन, एडेनाइन एंड ग्वानाइन एंड प्यूरिन, साइटोसाइन एंड थाइमाइन आर pyrimidine। इसमें क्या होगा, 2 नाइट्रोजन के बने हुए चेन्स होंगे, 2 नाइट्रोजन चेन्स होंगे, इसमें 1 नाइट्रोजन चेन होगी, ठीक है। अब आगे की बात करें तो आरएनए में क्या होता है, थाइमाइन नहीं होता, थाइमाइन की जगह होता है यूरेसिल, थाइमाइन की जगह होता है यूरेसिल, यूरेसिल। प्रॉब्लम आ रही है, बार बार वो हो जा रहा है। थाइमाइन की जगह पे क्या होगा, यूरेसिल। एक मिनट, हाँ, थाइमाइन की जगह पे होगा यूरेसिल, यूरेसिल, है ना। तो ये ऐसे बॉन्डिंग होगी, ठीक है। एडेनाइन विल कंबाइन विद थाइमाइन, ग्वानाइन विल कंबाइन विद साइटोसाइन, बट इन राइबो मतलब आरएनए द थाइमाइन विल बी रिप्लेस्ड बाय यूरेसिल। चलो अब हम लोग बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की, दैट इज रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, है ना। तो अगर हम बात करें जो हमारा सिंथेसिस हो रहा है वो हो कैसे रहा है, तो क्या होता है कि अगर हम लोग देखें तो कुछ एंजाइम्स होते हैं, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो डीएनए के रेप्लिकेशन में हेल्प करते हैं। जैसे तुम लोग ये देख रहे हो हेलिकेज एंजाइम, ये जो हेलिकेज एंजाइम है ये क्या करेगा, डीएनए को तोड़ता है, मतलब उसके बॉन्ड्स को तोड़ता है, एडेनिन थाइमाइन के बॉन्ड को, साइटोसाइन ग्वानाइन के बॉन्ड को तोड़ता है। और ना वहां पे और भी एंजाइम्स होते हैं, फिर वो जो नया बॉन्ड स्टार्ट करते हैं। तो धीरे धीरे एक जगह से तोड़ना स्टार्ट हुआ, फिर वो टूटते टूटते वहां नया बॉन्ड बनते बनते वो टूटता गया। देखो डीएनए पॉलीमरेज नया बॉन्ड बनाता जा रहा है, नया बॉन्ड बनाता जा रहा है डीएनए पॉलीमरेज। तो ऐसे करके हमारा पूरा नया बॉन्ड बन जाता है, मतलब पूरा नया डीएनए स्ट्रैंड बन जाता है। और ये कब होता है, इंटरफेज के कौन सी फेज में, एस फेज में, ठीक है। तो भैया क्या होगा, इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन द डबल हेलिकल ओपन्स एट वन एंड, कौन ओपन करेगा, हमारा हेलिकेज एंजाइम, हमारा हेलिकेज एंजाइम। और फिर वहां से नए 2 स्ट्रैंड्स बनना स्टार्ट होंगे, और वो कौन बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। कौन बनाएगा, डीएनए पॉलीमरेज। नाम नहीं याद करने हैं, छोड़ देने हैं, बस कैसे होता है ये जानना है कि एक एंड से ओपन होगा, वहीं पे नया एंड बनना स्टार्ट हो जाएगा, और दोनों साइड से फिर वो एंड खुलते खुलते पूरा बन जाएगा, 2 अलग डीएनए बन चुके होंगे, डुप्लीकेशन हो चुका होगा डीएनए का, है ना। चलो ये तो हो गया, हमारा डीएनए पूरा बन गया, है ना। अब ये चैप्टर खत्म हो गया है, नोट्स आप लोगों ने बनाए होंगे, एक बार उसको बहुत गो थ्रू कर लेना, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। बाय बाय।